हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट आज फिर नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। और क्लास 12th की फिजिक्स में चैप्टर चल रहा है हमारा दूसरा, और इसका जो लेक्चर नंबर है वो लेक्चर नंबर कितना है 64वां लेक्चर नंबर है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हम क्लास 12th की फिजिक्स पढ़ रहे हैं उसका जो लेक्चर है वो है 64वां। ठीक है, चैप्टर कौन चल रहा है आपका? दूसरा चैप्टर चल रहा है, विद्युत धारा वाला चैप्टर चल रहा है, जिसमें से आज का जो टॉपिक है वो खास टॉपिक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इससे प्रश्न आपका पूछ लिया जाता है। 5 अंक का प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए इस वीडियो को देखना ना भूलें, क्योंकि यह टॉपिक जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे न्यूमेरिकल भी बनता है, इससे न्यूमेरिकल भी बन जाता है, इसलिए आपको इसको पूरा देखना है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है स्टूडेंट, और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि सेलों का संयोजन किस प्रकार से किया जाता है। जैसे कि हमने पढ़ लिया है पहले, पिछली क्लास में जितना पढ़ा है, जैसे प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा है, संधारित्रों का संयोजन पढ़ा है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था पहले। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, सेलों का भी संयोजन करेंगे। ठीक है, नहीं संयोजन कितने प्रकार का होता है वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक, तो स्टूडेंट वीडियो के एंड तक जो बने रहें, तभी आपको क्या होगा, टॉपिक क्लियर तरीका समझ में आएगा, अन्यथा आपको टॉपिक समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है नहीं, तो वीडियो को पूरा देखा कीजिए। और स्टूडेंट यदि आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे तो जाकर केवल वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपको वो भी टॉपिक जो हो क्लियर हो जाए, ताकि आपका कोई भी टॉपिक ना छूटे। ठीक है, तो चलते स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टूडेंट यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर और बैक क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं, हम सेलों के संयोजन की बात कर रहे हैं। सेलों का संयोजन को इंग्लिश में बोला जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल बोला जाता है। ठीक स्टूडेंट, क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल बोला जाता है, सेलों का संयोजन। अब सेलों का संयोजन क्या होता है, मैंने पहले ही बताया था कि यानी कि जैसे हमने प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा है, उसी प्रकार से हम संधारित्रों का संयोजन पढ़ते हैं, वैसे ही हम क्या करेंगे, सेलों का संयोजन करेंगे, है ना। सेलों का संयोजन हमें पता है, सेल कुछ इस प्रकार से होता है, आपने देखा भी होगा, ऐसे होता है, और इसमें आपका एक आंतरिक प्रतिरोध भी ऐसे बनाया जाता है। इस प्रकार से सेल की डिजाइन होती है, संकेत होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, और यहाँ आंतरिक प्रतिरोध होता है, और ये तुम्हारा विद्युत वाहक बल होता है ई। क्लियर स्टूडेंट, तो इस प्रकार से आपका सेल होता है। अब ऐसे कई सारे हम सेल लेकर के क्या करेंगे, इनको हम संयोजन करेंगे। उसका संयोजन मतलब क्या होता है? जुड़ना। संयोजन का मतलब क्या है? जुड़ना होता है, सेलों का जुड़ना। अब सेल किस प्रकार से जोड़ेंगे वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो सेलों का संयोजन हम करते क्यों हैं? देखिए, सेलों का संयोजन हम करते हैं आवश्यकता, यानी किसी विद्युत परिपथ में आवश्यकता अनुसार विद्युत वाहक बल प्राप्त करने के लिए सेलों का संयोजन किया जाता है। आवश्यकता अनुसार विद्युत वाहक बल प्राप्त करने के लिए, किसी विद्युत परिपथ में आवश्यकता अनुसार विद्युत वाहक बल प्राप्त करने के लिए सेलों का संयोजन किया जाता है। क्लियर। अब देखिए, सेलों का संयोजन जो किया जाता है स्टूडेंट तीन प्रकार से होता है। क्या प्रकार होता है? 3 प्रकार से। अगर हम बात करेंगे, सबसे पहला जो संयोजन होता है, पहले संयोजन की बात करते हैं, तो पहला संयोजन होता है श्रेणी क्रम संयोजन। कौन सा होता है? श्रेणी क्रम संयोजन। पहला होता है श्रेणी क्रम संयोजन, इसे इंग्लिश में बोला जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन यानी श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, तो एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन। दूसरा कौन सा होता है हमारा? दूसरा होता है हमारा, दूसरे की अगर हम बात करेंगे, दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, इसे बोला जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन बोला जाता है। क्लियर, इसे पैरेलल कॉम्बिनेशन बोला जाता है। तीसरा कौन सा होता है? तीसरा जो आपका होता है स्टूडेंट, वो होता है आपका, तीसरा होता है मिश्रित क्रम संयोजन। मिश्रित क्रम संयोजन, मिश्रित क्रम संयोजन, इसे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन बोला जाता है। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। 3 प्रकार से संयोजन किया जाता है, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन और मिश्रित क्रम संयोजन। हम देखिए समांतर क्रम संयोजन को 2 प्रकार से पढ़ेंगे। समांतर क्रम संयोजन को 2 प्रकार से पढ़ेंगे भाई। एक जो तुम्हारा होगा वो कौन सा होगा, यानी कि चार्ज जो आपका विद्युत वाहक बल जो होगा वो कैसा हो, समान हो, समान विद्युत वाहक बल होना चाहिए। समान, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ EMF, समान EMF होना चाहिए। एक कंडीशन पे हम इस पे पढ़ेंगे, दूसरी कंडीशन पे हम पढ़ेंगे असमान विद्युत वाहक बल हो, असमान EMF हो।
तब इस कंडीशन में पढ़ेंगे। ये दो कंडीशन पर हम क्या करेंगे, समांतर क्रम संयोजन को देखेंगे। क्लियर। तो ये आपका होता है यहाँ तक क्लियर कि श्रेणी क्रम संयोजन होता है, दूसरा समांतर क्रम संयोजन होता है और तीसरा मिश्र क्रम संयोजन होता है। चलिए इनके बारे में हम देखते हैं कि संयोजन करते कैसे हैं। तो 3 प्रकार संयोजन करेंगे और इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, तो चलते हैं अब हम पढ़ते हैं श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में। चलिए स्टूडेंट बात करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन की। बात करेंगे सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या है, यानी कि ऐसा संयोजन जिसमें सेलों को एक क्रम में जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है, एक क्रम में जोड़ा जाता है। तो ऐसे संयोजन को हम कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। जिसमें सेल क्रम में जुड़े होते हैं तो उसे श्रेणी क्रम संयोजन बोलते हैं। समझिए कैसे, मैं यहाँ पर आपको एक पर्पस से बताता हूँ, उसके बाद डेफिनेशन लिख लेना। पहले इसका पर्पस समझ लीजिए। मान लेते हैं हमारे पास n क्या है, विद्युत सेल हैं, n विद्युत सेल, यानी ऐसे n सेल हैं। अब n सेलों को हम क्या कर रहे हैं भाई, n सेलों को हम जोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, n सेलों को जोड़ रहे हैं। तो श्रेणी क्रम में किस प्रकार से जोड़ा जाता है, जैसे समझ लीजिए आपका एक सेल आपका हो गया ये, और इसका ये विद्युत वाहक बल, फिर आपका यहाँ से एक सेल हो गया ये, फिर इसका विद्युत वाहक बल अंत विद्युत, फिर इस प्रकार से जोड़ेंगे आगे की तरफ, इस प्रकार से। ऐसे करके हम क्या करेंगे, n सेलों को यहाँ पर जोड़ेंगे, ऐसे डॉट करके यहाँ पर लगा सकते हैं। और ऐसे ही हमने n सेलों को जोड़ दिया। यहाँ पर n सेल हमने क्या किए हैं, जोड़े हैं। अब देखो इसमें जुड़ा कैसे है, ये कितने सेल हैं, n सेल मानते हैं कि विद्युत वाहक बल सेम है सबके, इसका भी E, इसका भी E, इसका भी E और इसका भी E। ठीक है, आंतरिक प्रोड सबका सेम है, R R R, और ये इस वाले का भी R। क्लियर। डॉट डॉट लगाया यहाँ पे मैंने, इसका मतलब यहाँ पे और भी सेल जुड़ सकते हैं, ऐसे ही n सेल हैं। अब देखिए इसमें जोड़ा कैसे, ये आपका प्लस है और ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। ठीक है, इस प्रकार से जुड़ा है। तो श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या है समझिए। इसकी आपको डेफिनेशन लिखनी है, तो डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, इसकी परिभाषा लिखनी है आपको। जब सेलों को इस प्रकार जोड़ा जाए, क्या लिखेंगे, जब सेलों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि प्रथम सेल का ऋणात्मक सिरा द्वितीय सेल के धनात्मक सिरे से तथा द्वितीय सेल का ऋणात्मक सिरा तृतीय सेल के धनात्मक सिरे से जोड़ा जाता है, इसी क्रम में जोड़े गए सेलों को श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से हमने सेलों को जोड़ा है। सेल इस प्रकार से होता है, एक सेल ये है तो एक सेल ये दिखाई दे रहा है, एक सेल ये गया, एक सेल ये गया, ऐसे करके बहुत सारे यहाँ पर सेल लगाए हैं। इसके बीच में भी सेल होंगे। ये इसका धन सिरा है, ये इसका ऋण सिरा है, ये इसका धन, ये ऋण, ये धन, ये ऋण, ये धन, ये ऋण। जोड़ा कैसे है, इसका जो ऋण वाला है इस वाले के धन से जोड़ दिया है ना, और इसका जो ऋण है वो भी इससे दूसरे वाले तीसरे वाले के धन से जोड़ा है। तो ऐसे ही हम इसको जोड़ते चले जाते हैं। तो ये होता है आपका श्रेणी क्रम संयोजन। अब देखिए आपको करना क्या है, ये सेल यहाँ पर दिए हैं, इस सेलों से हमें एक यहाँ पर क्या करना है, एक बाह्य प्रतिरोध को भी जोड़ देना है, क्योंकि हम निकालना चाहते हैं, इससे धारा चाहिए हमें। तो धारा चाहिए तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक बाह्य प्रतिरोध को भी जोड़ना होगा। तो यहाँ पे हमने एक बाह्य प्रतिरोध जोड़ दिया। अब n सेल हैं, आपको पता होना चाहिए, इतना क्लियर। तो इसमें धारा प्रवाहित होगी ऐसे, इस प्रकार से, यहाँ से धारा का प्रवाह होगा। ठीक है ना, इस प्रकार से होगा। तो ये आपके यहाँ पर जुड़े हैं। अब चलिए, अब आपको करना क्या है, अब आपको इस परिपथ में धारा की तो गणना करनी है कि ये जिस सेल मिलकर के कितनी धारा देंगे, वो हमें धारा निकालनी है। ठीक है, तो आपको लिखना क्या है, लिखना है, चलिए आप लिखेंगे कि माना n सेल, यहाँ लिखेंगे माना n सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जिनका विद्युत वाहक बल E है, ठीक है नी। इस संयोजन से एक बाह्य प्रतिरोध R को जोड़ा गया है, तब परिपथ में धारा होगी। हमें क्या करना है, धारा निकालनी है, क्योंकि हमने इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा है। तो अब देखिए n सेल हमारे श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। जब n सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो इनमें से क्या करना है आपको,
हमें धारा याद करनी है, कितनी धारा होगी इसके अंदर, जब सेल इतने जुड़े हुए हैं तो सेल इसमें धारा भी दोगे ना, तो इससे धारा कितनी जाएगी वो हमें निकालनी है। हम यहाँ पे मान लेते हैं कि आई धारा इसके अंदर है, यहाँ से आई धारा जाएगी, क्लियर, यहाँ से धारा आई आएगी ना, तो आई धारा जाएगी, सभी सेल आई धारा देंगे यहाँ से, इस प्रकार से, क्लियर। तो माना एन सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं जिनका विद्युत भागफल ई है, इस संयोजन से एक बाह्य प्रतिरोध आर को जोड़ा गया है, तब परिपथ में धारा होगी, तब परिपथ में हमें धारा ज्ञात करनी है। चलिए अब आपको करना क्या है, देखिए कैलकुलेशन जब करो आप तो आपको क्या कुछ नहीं करना है, सेलों के संयोजन में बस आपको 3 चीज़ याद रखनी है। पहले तो हमें टोटल विद्युत भागफल निकालना है, फिर दूसरा हमें क्या निकालना है, आंतरिक प्रतिरोध, तीसरा पूरा परिपथ, फिर धारा निकाल देंगे, काम खत्म, ठीक है नहीं। कुल प्रतिरोध निकालिए, कुल विद्युत भागफल निकालिए, आपको धारा निकाल लेना है, ठीक है, क्लियर। तो आप जानते ही हैं परिपथ में धारा होगी, तो हम जानते हैं कि परिपथ में धारा अगर हम बात करेंगे, परिपथ में धारा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फिर परिपथ में धारा, तो परिपथ में धारा अगर बात करोगे तो धारा क्या होगी, कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला में रखना है हमें, ठीक है। जैसे समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, इसी फॉर्मूला से करना है अब हमें, क्लियर। तो चलते हैं आगे। सबसे पहले हमें क्या लिखाना है, कुल विद्युत वाहक बल, तो यहाँ लिखेंगे परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल, परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल क्या होगा, देखिए एक सेल ये लगाया, जैसे लगाया, ऐसे करके एन सेल लगे, कितने सेल लगे हैं यहाँ से यहाँ तक आपके एन सेल लगे हुए हैं, कितने सेल लगे हैं, एन सेल। अब आपको पता है सभी का विद्युत वाहक बल समान है, अगर आपसे कहा इसका भी 1 वोल्ट है, इसका भी 1 वोल्ट है, इसका भी 1 वोल्ट, 10 हैं ऐसे आपकी, तो बताइए कितना वोल्ट हो गया, तो 10 वोल्ट हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे एक इसका ई है और इसके एन सेल है, तो कितना हो गया कि एन का ई में गुणा कर दीजिए, हो गया इतना ही तो हो जाएगा, तो गुणा करना पड़ेगा यहाँ पर, तो हो जाएगा एन ई, तो ये आपका विद्युत वाहक बल निकल गया एन ई, क्लियर। पूरे परिपथ का विद्युत वाहक बल ये हो गया। आपका निकालेंगे, सबसे पहले देखिए इसमें, देखिए ये प्रतिरोध लगाया, किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है ना, हमने पढ़ लिया है ना। तो अब यहाँ बात करेंगे सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध, सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा। अब सेल जब श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं तो इसका प्रतिरोध भी श्रेणी क्रम में है, जो श्रेणी क्रम में होता है तो इसे हम निकालेंगे, तो 1/r श्रेणी में क्या होता है, श्रेणी का फॉर्मूला क्या होता है, R बराबर होता है आपका R1 + R2 + R3 ... Rn तक होता है ना, तो ये फॉर्मूला लगाइए इसमें। तो अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा यहाँ पर R डैश मान लीजिए इसको, R1 हो जाएगा, R + R, ऐसे कहाँ तक जा रहे हैं तुम, n तक जा रहे हो, n तक, कहाँ तक, n तक। तो यहाँ पर तुम्हारा कितना हो जाएगा, सभी को जोड़ोगे तो n तक हम ले जाएंगे, तो उसका भी आंतरिक R होगा, तो n तक ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर R डैश बराबर NR, तो इसका जो प्रतिरोध हो गया वो कितना हो गया, NR हो गया। आंतरिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे क्योंकि सबका समान है ना, R कितना n तक, n का गुणा कर दीजिए, निकल आया आपका ये, क्लियर। अभी तो ये काली सेलों का निकला है, अब देखिए ये प्रतिरोध निकल के आया, सबको जोड़ दिया, अभी एक और प्रतिरोध बाहर है। अब पूरे परिपथ का निकालेंगे, तो पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, ये वाला जोड़ना, श्रेणी क्रम में ही तो है, ये भी श्रेणी क्रम में था, एक ही रास्ता होता तो श्रेणी क्रम में होता है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका ये कुल प्रतिरोध कितना हो गया, यहाँ पर हो जाएगा ये NR + कैपिटल R, इस प्रकार से हो गया ये कुल प्रतिरोध। अब ये आपका इतना हो गया। अब आप समीकरण फर्स्ट से देख लीजिए, समीकरण फर्स्ट से दिया है धारा बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, तो धारा का फॉर्मूला होता है आई से दिखाते हैं, आई बराबर कुल विद्युत वाहक बल NE बटे कुल प्रतिरोध NR + कैपिटल R। तो ये आपका फॉर्मूला यहाँ पर निकल के आएगा, ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। धारा का फॉर्मूला आपका निकल आया, आप देख सकते हैं, यही फॉर्मूला होता है विद्युत वाहक बल का। क्लियर स्टूडेंट, ये तुम्हारा विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला हो गया। चलिए अब धारा देखते हैं, कब धारा अधिकतम होगी, कब धारा न्यूनतम होगी, वो भी देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ से देखिए, इसके थोड़े से केस वगैरह बन जाते हैं, स्पेशल पॉइंट्स देख लेंगे। यहाँ पर स्पेशल पॉइंट कौन से होंगे, सबसे पहले देखिए स्पेशल पॉइंट, इसका स्पेशल पॉइंट
धारा कब अधिकतम होगी? तो आप देखिए सबसे पहला कंडीशन क्या बनता है, सबसे पहला कंडीशन ये बनेगा कि अगर हम क्या कर लें, ये वाला जो तुम्हें दिखाई दे रहा है NR दिखाई दे रहा है, ये अगर हो ही ना, मान लेते हैं कि इसके ना के बराबर शून्य ही है, तो इस कंडीशन में R रहेगा केवल यहाँ पर, तो इसका मान रहेगा। तो जो धारा मिलेगी वो देखते हैं कितना होगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे यदि जो NR है ना वो बहुत छोटा है, किससे? R से, ठीक है नहीं, R से क्या है? छोटा, तब NR क्या हो जाएगा? नगण्य हो जाएगा भैया, नगण्य होगा। और इस कंडीशन में I जो होगा आपका कितना होगा? रखिए यहाँ पर नगण्य का मतलब इसको जीरो कर लेंगे, तो जीरो बचा कितना? R बचा केवल यहाँ पर, तो NE बटे R, इस प्रकार से। तो एक धारा हो गई आपकी मैक्सिमम धारा हो गई। आप देख सकते हैं खुद, इस प्रतिरोध को जो धारा मिलेगी इस परपथ को, इन सभी सेलों का n गुना मिलेगी, ठीक है नहीं। तो इतना n गुना वोल्टता इसको यहाँ पर मिलने वाला है, तो धारा भी ज़्यादा होगी। आप देख सकते हैं n से गुणा हो रहा है, सभी सेल हैं उनका सभी का मिला करके, एक का कितना E बटे R होगा, तो एक का होगा। एक सेल का विद्युत वाहक बल का अगर हम n गुना कर देंगे, n सेल हैं तो उतनी धारा में मिलने वाली है। तो यही आपका क्या होगा? मैक्सिमम यानी अधिकतम हो गया। क्लियर? दूसरा अगर देखेंगे, दूसरा क्या होगा? देखिए दूसरा ये है कि अगर मैं इसको जीरो मान लूँ तो ये बाहर लगाया, ये जीरो हो जाए तो क्या होगा? इस कंडीशन पर देखिए, यदि NR जो है आपका बड़ा है R से, तब R क्या हो जाएगा? नगण्य हो जाएगा। मैं जीरो मान लेता हूँ उसको, R नगण्य हो जाएगा। इस कंडीशन में यहाँ फार्मूला जो बनेगा I का क्या बनेगा? I बराबर बनेगा NE बटे NR। अब देखिए N से N कट गया, क्या बचा यहाँ पर? E बटे R। क्या लगता है आपको ये? इससे क्या लग रहा है? केवल एक E बटे R, एक ही सेल का विद्युत वाहक बल आ रहा है यहाँ पर, हाँ धारा आ रही है, जो एक सेल के बराबर जो धारा होगी इस पूरे परपथ में। इसका मतलब ये है, क्योंकि आप देख सकते हैं E बटे R। अब आप कहोगे सर धारा का फॉर्मूला E बटे R कहाँ से होता है? E एक विद्युत वाहक बल यानी कि V और नीचे R, ओम के नियम से पढ़ा है हमने, है ना। V बराबर I निकालेंगे, V अपॉन R निकालना ना, तो ये तो V तो है, ये वोल्टता ही तो है। क्लियर यहाँ पर? तो E बटे R हो गया। तो ये एक सेल के बराबर धारा है, तो इसका मतलब ये आपकी मिनिमम धारा है, मिनिमम यानी कि न्यूनतम धारा। क्लियर? तो ये आपका हो गया श्रेणी क्रम संयोजन। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान तरीका से इसको समझाया गया है, ठीक है स्टूडेंट। श्रेणी क्रम संयोजन में ये फॉर्मूला आपको निकल के आए हैं, इन फॉर्मूला को ध्यान रखना, कब धारा अधिकतम होगी और कब धारा न्यूनतम होगी। धारा अधिकतम जब होगी जब आंतरिक प्रतिरोध का जो मान है, जो अंदर वाला NR का मान है, वो क्या कर दिया जाए? कम कर दिया जाए, तब धारा अधिकतम होगी। और न्यूनतम कब होगी? जब बाहर वाले का अधिकतम कर दिया जाए। ठीक है, क्लियर तक? तो चलिए अब आगे बात करते हैं समांतर क्रम संयोजन की। तो चलिए स्टूडेंट अब बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन की बात करते हैं। देखिए समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, उसमें था क्रम में एक सेल था, ये सेल सभी हम क्रम में थे एक, ठीक है नहीं। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी सेल क्रम में होंगे परंतु समांतर तरीका से। कैसे होंगे? समांतर तरीका से, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है नहीं। पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, इसमें सभी सेल जितने भी सेल होंगे उसका धनात्मक सिरा एक पर होगा और ऋणात्मक सिरा एक बिंदु पर होगा। क्लियर? तो धनात्मक सिरा एक पर होगा और ऋणात्मक सिरा एक बिंदु पर होगा। तो इस कंडीशन में देखिए किस प्रकार से दिखेगा, ये परिपथ कुछ इस प्रकार से होगा। मान लेते हैं कि n सेल आपके, समझिए यहाँ पर ये आपका यहाँ पर एक सेल, दूसरा सेल की हम बात करते हैं, ये आपका दूसरा सेल, ऐसे ही आपका यहाँ पर तीसरा सेल है, ऐसे करके ऐसे बहुत सारे सेल आपके जोड़े जाएंगे। कहाँ तक? n सेल जोड़े जाएंगे। कितने जोड़े जाएंगे भाई? n सेल आपके यहाँ पर जोड़े जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सेल इस प्रकार से जुड़े हैं। यहाँ पर और भी सेल आपका जोड़ा जा सकता है। इस प्रकार ऐसे करके इनको हम जोड़ सकते हैं।
ठीक है। इस प्रकार से जुड़ेंगे, ये सेल सभी तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, इस प्रकार से हम जोड़ेंगे। इसका ए सिरा मान लेते हैं, ये ए है और ये बी है, एन सेल हैं यहाँ पर जुड़े हुए। तुम्हें पता ही है ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ऐसे इसमें और भी जुड़े होंगे बीच में। अब आपको मैं एक कंडीशन बता देता हूँ कि जब हम इसका संयोजन करेंगे दो प्रकार से करते हैं, जब आप इस विद्युत भागफल समान हो और एक विद्युत भागफल भिन्न भिन्न हो, ठीक है, दो कंडीशन में करते हैं। तो देखिए आपका प्लस वाला सिरे जो जितने भी हैं वो एक बिंदु पे हैं, ऋण वाले एक बिंदु पे, तो ये होगा आपका समांतर क्रम संयोजन। क्लियर। अब हमें यहाँ पे एन सेल जुड़े हैं, सबका विद्युत भागफल समान है। हम कंडीशन ले रहे हैं कि विद्युत भागफल कैसे हैं, इनके समान हैं। आंतरिक प्रतिरोध भी भाई समान होगा, इसका भी आर, इसका भी आर, इसका भी आर होगा और इसका भी आर होगा। एन हमने यहाँ पर जोड़े हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। अब क्या किया हमने, हमें धारा निकालनी है, इनके कारण कितनी है, तो हमें क्या करना होगा, एक यहाँ पर हम एक प्रतिरोध को भी जोड़ देंगे, बाह्य प्रतिरोध होगा जिसे हम बाह्य प्रतिरोध कहेंगे, इस प्रकार से जोड़ देंगे। हमने यहाँ पर एक बाह्य प्रतिरोध को जोड़ दिया, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। एक बार देख लेते हैं, नीचे आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। चलिए मैं इसे थोड़ा सा ऊपर करके बनाता हूँ। देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने एन सेल जोड़े हैं, ठीक है। एन सेलों को कैसे जोड़ा है, समांतर क्रम में, जिनका धनात्मक सिरा एक बिंदु पर, ऋणात्मक सिरा एक बिंदु पर। ये मत समझ लेना कि ये माइनस का आर है, माइनस का आर नहीं है, ये प्लस माइनस ये सिरे हैं इसके, और ये आर केवल इसका आंतरिक प्रतिरोध है। क्लियर, इतना हो गया। तो ये समांतर क्रम संयोजन है। हम यहाँ पर इसकी अगर परिभाषा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, चलिए आप परिभाषा नोट कीजिए। लिखेंगे ऐसा संयोजन जिसमें सेलों के सभी धनात्मक सिरों को एक बिंदु से तथा ऋणात्मक सिरे को दूसरे बिंदु से जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार का संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। क्लियर, लिख लेना। चलिए अब देखिए, हम यहाँ पर कंडीशन लेते हैं पहली कि जब क्या है, जब विद्युत भागफल, जब सेलों का विद्युत कैसा है, समान है, सेलों का विद्युत वाहक बल कैसा है, समान हो, समान है। पहली कंडीशन हमने यहाँ पर ये ली है, इस कंडीशन पे हम कर रहे हैं इस प्रकार से। क्लियर स्टूडेंट, यहाँ तक ये हो गया। अब देखिए हमने कितने सेल जोड़े हैं, एन सेल जोड़े हैं। तो एन सेलों को हमने यहाँ पर जोड़ा है, तो अब आप लिखेंगे माना एन सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। समांतर क्रम में जब जोड़ा गया है, ठीक है, जोड़ा गया है, जिनका शॉर्ट में लिख देता हूँ EMF समान है और इनसे एक बाह्य प्रतिरोध R को भी जोड़ा गया है, तब परिपथ में धारा होगी। यहाँ पे मैं ये लिखाना है, तो आपको पता ही है कि धारा का मान निकालते हैं। धारा बराबर क्या होता है, कुल विद्युत वाहक बल, ये फॉर्मूला होता है ना, कुल विद्युत वाहक बल बट्टे कुल प्रतिरोध। क्लियर, ये होता है विद्युत धारा का। विद्युत धारा का फॉर्मूला आपका ये होता है, ठीक है। इस प्रकार से समीकरण फर्स्ट मान इसी से करेंगे, वही कंडीशन करना है जो हम कर चले हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमें कुल विद्युत वाहक बल निकालना है। सबसे पहले निकालेंगे कुल विद्युत वाहक बल, ठीक है, सबसे पहली कंडीशन में। तो परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल, अब देखिए कुल विद्युत वाहक बल क्या होगा,
इसमें अगर आप देखोगे यहाँ पर आपकी धारा प्रवाहित हो रही है इस प्रकार से आई, ठीक है, इस प्रकार से धारा इसके अंदर से, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर से क्या हो रहा है, इसके अंदर से मतलब क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने भी सेल लगे हैं ये दो सिरों के मध्य लगे हैं। वोल्टता जो होती है वो दो सिरों के मध्य होती है। तो यहाँ पर जो वोल्टता में देखिए ए और बी के बीच ये भी सेल लगा है, परंतु इसका देखिए विद्युत भागफल समान है, इसका भी समान, इसका भी समान, इसका समान। जब एक ही जैसे यानी एक समान के विद्युत भागफल होते हैं और आपके समांतर क्रम में जुड़े होते हैं, तो इस कंडीशन में जो विद्युत भागफल होगा सभी सेलों का वो केवल ई के ही बराबर होगा, एक सेल के बराबर होगा। तो यानी कि ई होगा यहाँ पर इसका विद्युत भागफल कितना होगा, ई। ध्यान रखना है, रास्ता देखिए अलग अलग बेशक है, सभी सेल यहीं पे मिल रहे हैं आकर के, तब धारा जा रही है इसके अंदर से। तो एक सेल के विद्युत भागफल के बराबर यहाँ पर वोल्टेज मिलने वाला है। इस प्रकार से जोड़ेंगे, इतना हो गया। अब आपको क्या करना है, सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध निकालना है, सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध हम निकालेंगे। यहाँ पर सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, देखिए सेल किस प्रकार जुड़े हैं, समांतर क्रम में, और समांतर क्रम का फॉर्मूला हम जानते हैं, ठीक है नहीं। तो आंतरिक प्रतिरोध निकालेंगे तो 1/r फॉर्मूला होता है, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस ऐसे डॉट डॉट करके 1/rn तक होता है। क्लियर, ये फॉर्मूला पड़ा, इसी फॉर्मूला से हम इसको निकालेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर हम मान लेंगे तो 1/r डैश मानना पड़ेगा, है ना, r डैश बराबर 1/r होगा, 1 प्लस 1/r होगा प्लस 1/r होगा, ऐसे डॉट 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 कहाँ तक 1/n तक, कहाँ तक जाएंगे भाई, n तक, ठीक है, जोड़ेंगे तो n तक जाएंगे। तो आपका 1/r डैश कितना हो गया, n/r हो गया। तो यहाँ से अगर हम r डैश निकालेंगे तो निकल के आएगा r/n, नीचे n आएगा, पलट जाएगा, इतना निकल के आया ये कुल आपका निकल आया, ये सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध निकल के आया अभी ये। परंतु अभी भी परिपथ का कुल प्रतिरोध तो निकल के ही नहीं आया है, तो कुल निकालोगे। अब देखिए अब सब एक हो गए, एक जुड़ करके ये आ गया। अब इसको श्रेणी क्रम में बन गया ये, अब एक ही रास्ते पाए जाएंगे तो इसको श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। अब कुल परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध आपको करना क्या है कि r डैश में आपको r जोड़ना है, तो इसका मतलब r/n में जोड़ना है। तो r/n में आपको r जोड़ देना है, तो कितना हो गया ये आपका हो जाएगा, देखिए मैं यही बना देता हूँ इसको, तो r प्लस n r हो जाएगा, बट्टे में n हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, लासा लोगे ना इसका, हो जाएगा इस प्रकार से। तो ये आपका निकल आया, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये कुल प्रतिरोध निकल के आया है। अब आपको क्या करना है, धारा निकालनी है। क्या निकालनी है, धारा निकालनी है। तो धारा निकालोगे समीकरण फर्स्ट से करना, तो समीकरण फर्स्ट से रख दीजिए। समीकरण फर्स्ट में I बराबर कितना है, I बराबर होता है कुल विद्युत भागफल, देखिए E दिया है तो E हो जाएगा बटे कुल विद्युत भागफल बटे कुल प्रतिरोध, ये निकला है R प्लस एन आर बट्टे में n। ये ऊपर चला जाएगा भाई, कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए नीचे दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, सब मैं इसको ऊपर करके लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है कि ई तो दिखाई दे रहा है, परंतु आर नीचे बट्टे में जो दिया है वो नहीं दिखाई दे रहा है। तो बट्टे में हमने यही लिया है, ये नीचे रख दिया है। क्लियर, बट्टे में हमने क्या लिया है, आर प्लस एन, आर बट्टे एन लिखा है बट्टे में, नीचे ई के बट्टे में यही लिखा है सेम, ठीक है। चलिए तो आप देखिए किस प्रकार से करना है। अब इसको हम देखो ऐसे लिखा है, मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे लिखा कैसे, ऐसे लिखा है, आई बराबर लिखा है ई बट्टे आर प्लस एन आर बट्टे में एन, ऐसे लिखा है, ठीक है। अब देखिए ये पलट जाएगा, यहाँ पर जो है ई के ऊपर चला जाएगा एन, तो यहाँ से जो आई निकल के आएगा वो निकल के आएगा आई बराबर एन ई बट्टे आर प्लस एन आर, ये निकल के आएगा और यही आपका फॉर्मूला हो जाएगा। आप देख सकते हैं यही क्या हो जाएगा, आपका फॉर्मूला हो जाएगा, विद्युत धारा के लिए आपका फॉर्मूला निकल के आएगा। क्लियर स्टूडेंट, ये होता है। सेल के इस प्रकार से जोड़ेंगे तो ये फॉर्मूला निकल के आएगा।
क्लियर, वही कंडीशन है, पहले कुल विद्युत वाहक बल निकालिए, सेलों कुल आंतरिक प्रतिरोध निकालिए, फिर कुल प्रतिरोध निकालिए परिपथ का, फिर फॉर्मूला में रख दीजिए आप, फिर हो जाएगा क्लियर। तो ये निकल आया। अब चलिए इसके भी स्पेशल पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, स्पेशल पॉइंट्स देख लेते हैं इसके। स्पेशल पॉइंट्स क्या हैं, कब धारा अधिकतम होगी। अगर पहली बात करें तो आप क्या करना है, अगर मैं इसको कम कर दूं, 0 कर दूं, तो ये बचेगा। तो सिंपली मैं लिख सकता हूँ, यदि R जो है बहुत छोटा NR से, तो R हो जाएगा, हम 0 मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे। तो इस कंडीशन में कितना हो जाएगा जी यहाँ पर, तो यहाँ I कितना हो जाएगा, देखिए I बराबर, ये 0 रह गया तो NE/NR बचा, NE/NR, ये इससे कट गया, E/R। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको मैं यहाँ से हटा के यहाँ लिखता हूँ R बराबर 0, ठीक है नहीं। तो E/R बचा। E/R जो है वो किसके बराबर है, एक सेल के बराबर धारा है, एक सेल के बराबर धारा इसको मिल रही है, केवल एक सेल के, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर धारा तो कमी है भाई, अभी यहाँ तो धारा कमी है। इस कंडीशन पर देखेंगे तो एक सेल के बराबर धारा है, एक सेल के बराबर धारा होगी, ठीक है नहीं, एक सेल के बराबर धारा है इसमें। दूसरी कंडीशन देखते हैं, हमें तो अधिकतम धारा चाहिए यहाँ पर, तो किस कंडीशन पर हो गया अधिकतम, अगर मैं इसको 0 मान लूँ और इसको बड़ा मान लेता हूँ, तो इस कंडीशन में क्या होगा, यदि मैं क्या कर लेता हूँ, R को बड़ा मान लेता हूँ NR से, तब भाई क्या हो जाएगा, NR जो हो जाएगा आपका 0 मान लेंगे। तो इस कंडीशन में जो I जो होगा आपका वो कितना होगा, NE/R, ये निकल के आएगा आपका। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी सेल हैं सब में N से गुणा हो रहा है और उसमें पहले सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर धारा होगी सभी सेलों की N गुणा होगी, मतलब N गुणा सभी सेलों जो सेलों का विद्युत वाहक बल N गुणा होगा, तब धारा देंगे, तब धारा इसके अंदर होगी। तो यहाँ पर धारा तो अधिकतम होगी, मैक्सिमम धारा होगी यहाँ पर, मैक्सिमम। क्लियर स्टूडेंट, इस प्रकार से होगा। तो ये हो गया आपका समांतर क्रम संयोजन, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। स्टेडी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन बिल्कुल सेम ही है, थोड़ा सा अंतर है, वही तरीका तो सेम ही है ना, वही कुल प्रतिरोध बल, कुल विद्युत वाहक बल निकालिए, कुल आंतरिक प्रतिरोध निकालिए, कुल विद्युत परिपथ का प्रतिरोध निकालिए, धारा का सूत्र लगा दीजिए, फट से नहीं डरा, ठीक है नहीं, इस प्रकार से। तो वही तरीका है करने का, बस कब धारा न्यूनतम कब अधिकतम होगी वो आपको देखना है। तो ये आपका हो गया पहला किस लिए, वो सेलों का विद्युत वाहक बल समान होता। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए इसका दूसरा जो आएगा पार्ट आएगा वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है नहीं, बड़ा वीडियो रहता है तो एडिटिंग करने में और इसको अपलोड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये आपका हो गया जी, क्या हो गया, पहला हो गया इसका। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि दूसरा का जब सेलों का विद्युत वाहक बल कैसा हो, असमान हो, ठीक है, इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।